नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग हिंदी में अनुच्छेद और समानार्थी या पर्यायवाची शब्द करते हुए चल रहे थे साथ में। और आप देखेंगे कि हम आपको हर अनुच्छेद में जो भी विशेषता होती है बता देते हैं कि हर अनुच्छेद से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। तो ये अनुच्छेद भी इसी तरीके से आज इस अनुच्छेद में जो विशेषता है कि इस अनुच्छेद से हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो इस अनुच्छेद में इस तरह है कि देखिए आप अनुच्छेद आप देखेंगे कि काफी छोटा है, मात्र 4 लाइन का अनुच्छेद था, ठीक है। और आपको हम ये बताते जा रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद आप या प्रश्न भी पढ़ रहे हैं या आप जो भी मेंटल एबिलिटी में पढ़ रहे हैं, ये सभी जो है पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए ही हैं, ठीक। तो आपका वो भी रिवीजन होता जा रहा है। इस अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा है, कम जगह कर में तो हमने कल लिख दिया था काफी कम जगह, लेकिन आज का ये अनुच्छेद ही छोटा है। तो आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हम अनुच्छेद बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है कि जब अनुच्छेद छोटा होता है तो उसमें जो प्रश्न होते हैं वो कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अनुच्छेद से ज्यादा प्रश्न नहीं देगा, जैसे आपको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ज्यादा देगा, शब्दार्थ देगा, इससे क्या अर्थ है, इस तरीके के प्रश्नों को बढ़ा देते हैं और अनुच्छेद को छोटा कर देते हैं। इस मतलब अनुच्छेद जो है कम रहता है तब इस तरीके के ज्यादा, और अनुच्छेद बड़ा होगा तो अनुच्छेद से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। वैसे भी हमने आपको बता दिया है कि अगर 5 प्रश्न आते भी हैं तो भी आप 3 प्रश्न तो बहुत इजीली आप कर ही लेंगे, 2 पर थोड़ा सा ध्यान देखने की जरूरत है, थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अनुच्छेद आज का, और पर्यायवाची शब्द भी हमने लिख रखे हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले अनुच्छेद देख लेते हैं कि क्या है। तो अनुच्छेद हमारा क्या है, पर्यटन, मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होता है, ठीक है। इसमें पर्यटन के बारे में बताया है। पर्यटन मतलब होता है घूमना, तो घूमना जब हम कहीं जाते हैं तो कैसा होता है, मनोरंजक भी होता है, मतलब मन को मनोरंजक मतलब मन को अच्छा लगने वाला, और शैक्षिक मतलब किसी प्रकार की शिक्षा भी इससे नहीं मिलती है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आप देखते होंगे आप लोग स्कूल में जब होते हैं तो आपको टूर वगैरह भी ले जाया जाता है, इसीलिए ले जाया जाता है, जैसे कोई ऐतिहासिक स्थान पर ले जाया जाएगा, या जैसे कभी जो है हमारे लोकल एरिया में पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन है, इस तरीके की जगहों पर भी ले जाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जब बच्चे वास्तविकता से परिचित होते हैं तो वो, जैसे आप कोई भी चीज जब देखते हैं तो आपकी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा काम करती है, तो आपको अच्छे से आता है। इसलिए पर्यटन से भी क्या है, देखते हैं आगे, यूरोप में किसी युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों का भ्रमण कर चुका हो, ठीक है। ये यूरोप के बारे में बता रहे हैं कि किसी युवक को तभी शिक्षित मानते हैं जब वो कई देशों का भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन को महान मूल्य पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। प्राचीन काल में हमारे ऋषि घूमने का जो महत्व है उसको बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि आप घूमे भी और पवित्र काम भी हो। कैसे कैसे बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे, इससे भारत में एकता की भावना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए कितनी फायदे हैं घूमने से, एक तो आप वास्तविकता से परिचित होते हैं, है ना। आप लोग जब किसी को चीज को देख कर आते हैं स्वयं तो कभी नहीं भूलते हैं, तो ये भी होता है। प्लस जब आप घूमने जाते हैं तो आप कई नए नए लोगों से मिलते हैं, ठीक है, रास्ते में भी, यात्रा करते समय भी और वहां जाकर भी। तो इससे क्या होता है, लोगों में परस्पर संवाद बढ़ता है और एकता की भावना को भावना को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारा अनुच्छेद का प्रश्न देखते हैं। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई वास्तविक रूप में शिक्षा पाना चाहता है, कि जो वास्तविकता को देख करके, अनुभव करके, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, अध्ययन या कार्य, पर्यटन या ध्यान। तो इसके लिए क्या होगा, पर्यटन ही होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। देखिए आप इसमें क्या पूछा जा रहा है, समानार्थी यानी समान अर्थ वाला यानी पर्यायवाची शब्द। मनोरंजक का किसका पूछा जा रहा है, मनोरंजक का पूछा जा रहा है। तो मनोरंजक हमने आपको यहीं पर बता दिया था कि मनोरंजक मतलब क्या होता है, मन को अच्छा लगने वाला, ठीक है, मन को भाने वाला। तो शैक्षिक तो होगा नहीं, थकाने वाला होगा नहीं, दृश्यावलोकन या मन भावन आप सोचेंगे तो दृश्य, मनोरंजक मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला, तो इसका समानार्थी हो जाएगा मन को भावना। दृश्यावलोकन अलग चीज है, देख करके किसी चीज को सीखना, ठीक। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि स्थानों की यात्रा करना भारत में पवित्र
समझा जाता है। किस तरीके की स्थानों की यात्रा करना, जैसे हम लोग कोई भगवान की जगह पर जाते हैं तो ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसे जिन जगहों पर जैसे भगवान का स्थान होता है, या अगर विभिन्न धर्मों के लोग हैं तो उनके जो भी देवता या इष्ट देव होते हैं, वो जिन्हें भी मानते हैं, वो इन स्थानों पर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तीर्थ स्थान। स्थानों की यात्रा करना भारत में पवित्र समझा जाता है। कैसे स्थानों की? तीर्थ स्थानों की। प्रशिक्षण नहीं होगा, शहरी भी नहीं होगा, व्यापारिक भी नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है। ठीक, देखिए इसमें हमको क्या हो रहा है कि अनुच्छेद पर जाना ही नहीं पड़ रहा है। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो भाई जैसे पहला प्रश्न दिया गया कि वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो क्या करना महत्वपूर्ण, तो आप देख ही रहे हैं कि ये पर्यटन पे ही पूरा दे रहा है। और कौन सा शब्द मनोरंजन का समानार्थी है, ये भी आपको अपने आप से लगाना है। स्थानों की यात्रा करना भारत में पवित्र समझा जाता है। देखिए क्या दे रहा है सबका कार्य, देखिए आपको डिट्टो वही अनुच्छेद से आप पकड़ के वो लाइन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या होगा, ये तो तीर्थ लगा दिया, ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है। ठीक है, इसमें इस तरीके के जब छोटे अनुच्छेद होते हैं तो कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत होती है, हम सीधा पढ़ करके उत्तर नहीं लिख सकते हैं। ऋषि वह व्यक्ति है, देखिए अब कहीं ऐसा दिया जा रहा है कि ऋषि क्या दे रहा है, यहीं पर केवल दे रहा है कि प्राचीन भारत में ऋषि पर्यटन को के महान, इन्होंने इसे सबका पवित्र कार बना दिया। ऋषि कैसा व्यक्ति है तो बताया ही नहीं जा रहा है, तो आप कह सकते हैं विद्वान, चतुर, स्वतंत्र या धूर्त। अब ऋषि कैसा है, देखिए वो पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे, तो उन्होंने इस तरीके से किया कि ये एक धार्मिक देश है, लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं और उन जगहों पर घूमने भी जाएंगे और उनको क्या होगा, ज्ञान भी मिलेगा, वास्तविक ज्ञान भी मिलेगा, और जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जो है और मनोरंजन भी होगा उनका, और जो है तो अगर इससे देखेंगे तो ऋषि वह व्यक्ति जो ऐसी जो एक ही चीज से कई लाभ हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रास्ता कौन निकाल सकता है, जो विद्वान हो, जिसमें ज्ञान हो। ठीक, तो चतुर, स्वतंत्र, धूर्त तो नहीं होगा, बिल्कुल भी स्वतंत्र भी नहीं है, चतुर भी नहीं होगा, विद्वान इसका एकदम करेक्ट उचित जवाब जो होगा वो होगा विद्वान। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, ये हमारा प्रश्न 5 है। लोग यदि अधिक करें तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे कि लोग क्या अधिक करें कि तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव, तो देखिए इससे दे रहा है किससे, इससे भारत में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, एकता का अनुभव होता है या प्रोत्साहन मिलता है। तो ये क्या करें, किससे विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे तीर्थ स्थानों में घूमे यानी पर्यटन करें, बातचीत करें, खेल करें, प्रश्न करें। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, एकदम सही आंसर देखिए पर्यटन। इसमें क्या था, इसमें आपको लाइनों को पढ़ के, अनुच्छेद की लाइनों को पढ़ करके उसके बाद उसमें अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के कि इसका उचित आंसर क्या हो सकता है, उस आधार पर हमने इसका जवाब निकाला है। ये सीधा यहाँ से नहीं निकला है, तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है अगर अनुच्छेद छोटा है तो। ठीक, ये हमने आपको पहले बता दिया था। अब हम देख लेते हैं अपने पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द देखते हैं। देखिए पहला लिखा गया है नदी। देखिए नदी का तटनी, तरंगड़ी, हम आपको ये बताना चाहते हैं नद कि जैसे आप ये सोचेंगे अरे मैम ने सरिता तो लिखा ही नहीं। ठीक है, सरिता, अरे तो बहुत सरल था, मैम ने नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। हमने आपको ये भी बताया था जब हमने गणेश वाला लिखा था कि गजानन, लंबोदर, ये सब आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए भरने का कोई मतलब नहीं है। आप कठिन शब्द को ध्यान रखेंगे। अब जैसे तटिनी लिखा है आपने, तटिनी, तरंगड़ी, सरिता नदी, आप लोगों के 5th क्लास में एक चैप्टर भी है सरिता। ठीक है, लघु सरिता का बहता जल, इस तरीके से, तो आप उसमें भी ये पढ़े ही होंगे, नदी का सरिता। हवा, देखिए पवन वैसे आप लोगों को पता होगा, हवा का वायु सभी लोगों को पता होगा। ठीक, मारुत भी होता है, पवन, वायु, समीर। उसके बाद पत्नी, हमने आपको बताया था कि जब हम लिखवाएंगे ये वाले तो हम एक साथ लिखवा देंगे। देखिए हम लिखवा भार्या, दारा और अर्धांगिनी। ठीक, पुत्र का क्या है, तनय और आत्मज। अब बेटा, लड़का सभी को पता होगा, बेटा का अगर पर्यायवाची पूछेगा तो पुत्र का बेटा है तो आप लगा ही लेंगे एक। और अगर इस तरीके का ये ऑप्शन आएगा तो आप शायद नहीं जान पाएंगे कि पुत्र का बेटा आएगा लिखा हुआ, लड़का आएगा तो आप कर ही लेंगे।
तो तनय हो गया, आत्मज हो गया। पुत्री का इसी के अनुसार बन जाएगा तनया, आत्मजा। तनुजा को अलग से याद करना है आपको। पति का क्या होगा? स्वामी, कर्ता, नाथ, सावन और कांत। पति वाला ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वामी, कर्ता, स्वामी और नाथ मोस्टली हो सकता है आपको पता हो। सावन, कांत, इसी तरह से स्त्री का कांता भी हो जाता है पत्नी का। ठीक है, कर्ता। तो अगर आपको ये मान लीजिए जैसे पता है, इसमें जैसे कुछ पता है, तो आप दोनों को मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इसका हो सकता है। जैसे कि माता का मातृ जननी अम्बा, ठीक, अम्मा आप लोगों को पता ही होगा। पिता का पितृ जन्मदाता जनक। ठीक है, आप चाहे तो अब इसका माँ और पिता का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब आप पितृ, जैसे आप पितृ, माता पिता आपने सुनी है, मातृ पितृ हो गया, जननी है जनक हो जाता है, जन्मदाता अम्बा। ठीक है, इस तरह से अगर मतलब जैसे आप मिलाएंगे तो कुछ आपको मिलेगी, जैसे आत्मजा, आत्मज, तनय, तनया। ठीक, सुत, सुता, सुत भी होता है, पुत्र का सुत भी होता है। ठीक है, और पुत्री में सुता भी होता है। ठीक, ये में बेटी बेटा भी होता है, लड़की लड़का भी होता है। और एक हमने कल आपको नाव लिखवाया था, नाव, इसमें हमने आपको नौका लिखवा दिया था, नैया लिखवा दिया था। आप एक लिख सकते हैं इसमें तरिणी, हमने देखा था, ये एक नया शब्द है, तरिणी और तरी। ठीक है, ये दो आप अलग से इसमें अगर नाव वाले में इंक्लूड करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो आज के ये पर्यायवाची आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा ये हिंदी का क्लास खत्म हो गया। अगर कुछ और एक दो स्पेशल ऐसे अनुच्छेद मिलते हैं तो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।